हेलो बच्चों, आई होप यू आर फाइन. First, I let you know that I have created a playlist for each class. If you wish to visit playlist and watch other videos, so you may go there and watch my other videos also. So in this video, we are going to start a new topics in chemical kinetics. So today's topic is rate law and order of reaction. तो लेट अस बिगिन. तो हम यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स के पॉइंट रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे. तो लेट अस बिगिन. रेट लॉ. रेट लॉ को हम रेट एक्सप्रेशन और रेट इक्वेशन भी कहते हैं. इसका मतलब कि रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन एंड रेट इक्वेशन तीनों एक ही टर्म है, कंफ्यूज नहीं होना है. तो हम एक जनरल केमिकल रिएक्शन को लेते हैं एज स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी. ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्शन करने पर प्रोडक्ट बनाते हैं सी एंड डी, और इसके सी प्रोडक्ट का कोफिशिएंट है स्मॉल सी और इसका है स्मॉल डी. तो दिस इज ए जनरल केमिकल रिएक्शन. इसमें दो रिएक्टेंट है ए और बी और दो प्रोडक्ट है कैपिटल सी कैपिटल डी. तो फिर ये स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है? तो ध्यान दीजिए, ये स्मॉल ए इज स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ए. स्मॉल बी को बोलते हैं कि स्मॉल बी इज स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट बी. इसी तरह से स्मॉल सी इज द स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट सी एंड डी, स्मॉल डी इज स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट डी. इसका मतलब कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी आर द स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. यहाँ पर लिख लेंगे वेयर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी आर स्टोइकियोमेट्रिक coefficients of reactants and products. इसके बाद हम जानते हैं कि रेट एक्सप्रेशन that is rate R is directly proportional to the concentration of reactant. यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. तो यहाँ रिएक्टेंट्स दो है ए एंड बी, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहाँ पर ए के कंसंट्रेशन के पावर एक्स और बी के कंसंट्रेशन का पावर वाई लगाते हैं. अब आप पूछेंगे कि सर ये एक्स और वाई ये क्या है और कहाँ से आया है? तो एक्चुअली एक्स और वाई का वैल्यू हम एक्सपेरिमेंट से ज्ञात करते हैं. एक्स एक्सपेरिमेंट से निकलता है, वाई का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से निकलता है. और ध्यान देना है कि एक्स और वाई का वैल्यू ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट का इसके इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो यहां पर लिख सकते हैं एक्स एंड वाई में और may not be equal to stoichiometric coefficient of reactants A and B. अभी हम बताएंगे कि x और y का वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली कैसे निकालते हैं.
क्लियर। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन आर, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है के, कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर वाई। के को कहते हैं रेट कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के इज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आगे रेट को हम लिख सकते हैं माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर अपॉन डी टी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर वाई। ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं इसी को कहते हैं रेट लॉ। दिस एक्सप्रेशन इज रेट लॉ। क्लियर। तो इस रेट लॉ में हम देखते हैं कि रिएक्शन रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म में दिया हुआ है और इनके कंसंट्रेशन के ऊपर कुछ पावर्स हैं और ये पावर्स रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो यही एक्सप्रेशन रेट लॉ कहलाता है। इसको हम डिफिनीशन के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। रेट लॉ इज एन एक्सप्रेशन इन विच, जिसमें रिएक्शन रेट is given in terms of molar concentration of reactants with each term raised to some power। मतलब ये जो कंसंट्रेशन का टर्म है इसके ऊपर कुछ पावर है। ईच टर्म रेज टू सम पावर विच may or may not be same as stoichiometric coefficient of reacting species in a balanced chemical equation। यानी कि जो ये रेट लॉ है वह एक एक्सप्रेशन है जिसमें रिएक्शन रेट, ये वाला रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। देखो कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेशन भी, ये मोलर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स का, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद ईच टर्म यानी कि बोथ कंसंट्रेशन रेज टू सम पावर यानी कि पावर एक्स एंड वाई, वैल्यू कुछ भी हो सकता है एक्स और वाई का, ये एक्सपेरिमेंटली निकलेगा। विच में आर मे नॉट बी सेम एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, यानी कि एक्स और वाई का वैल्यू इस रिएक्टिंग स्पेसीज के यानी कि ए और बी के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो कुल मिलाकर के हम कहें तो रेट लॉ यह एक्सप्रेशन है जो कि रिएक्टिंग स्पेसीज के कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है, जिसके ऊपर कुछ पावर्स होते हैं और ये पावर्स बैलेंस्ड इक्वेशन के
रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ओके, तो इन दिस वे rate law is an expression in which reaction rate is given in terms of molar concentration of reactants with each term raised to some power which may or may not be same as stoichiometric coefficient of reacting species in a balanced chemical equation। कुल मिलाकर के यही रेट इक्वेशन है और इसी को ये हम लोग वर्ड में लिख दिए। ओके, तो इसको उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देते हैं रिएक्शन का। तो रेट लॉ को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल वन, जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड NO नाइट्रिक ऑक्साइड को जब हम ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करते हैं तो हमें प्रोडक्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, NO2 प्राप्त होता है। अब यहां पर ध्यान से समझिए, इसको बैलेंस कर लीजिए। तो ऑक्सीजन 2 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया, क्लियर। अब इस रिएक्शन का जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो रिएक्टिंग स्पेसीज के कंसंट्रेशंस को चेंज करते हुए रेट ऑफ रिएक्शन को निकाला गया, यानी कि रिएक्शन रेट को निकाला गया। तो एक्सपेरिमेंटली फाउंड, देखा गया कि यहां लिख लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नाइट्रिक ऑक्साइड NO और यहां कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑक्सीजन O2 और यहां लिख लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन का रेट। तो एक्सपेरिमेंट करने पर देखा गया कि जब नाइट्रिक ऑक्साइड का कंसंट्रेशन डबल किया गया और ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा गया, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। और जब अगले स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा गया, अब इसको कांस्टेंट रखा गया और ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को अब डबल किया गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है इस रिएक्शन पर जब लागू किया गया। तो यहां से हम इस रिजल्ट को इस रिएक्शन के ऊपर लागू करते हैं। तो देखिए, पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन R, मतलब इस रिएक्शन का रेट लॉ विल बी इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नाइट्रिक ऑक्साइड की पावर X इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑक्सीजन O2 का पावर Y। ये है रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन। अब इस रेट लॉ को एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया उसके अनुसार चेंज कर देते हैं। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब कि जब नाइट्रिक ऑक्साइड के कंसंट्रेशन को डबल किया गया, यानी कि 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड के कंसंट्रेशन को डबल किया गया और ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को सेम रखा गया, तो रेट 4 गुना बढ़ गया, यानी कि ये रेट जो है 4R हो गया। इसी प्रकार से के अब नाइट्रिक ऑक्साइड के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा गया, स्थिर, यानी कि NO के पावर X ये स्थिर है, इनटू अब ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को डबल किया गया, यानी कि 2 इंटू ऑक्सीजन और Y, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, यानी कि 2R हो गया। तो यहां पर हम रिएक्शन इसको 4R वाला जो रेट लॉ है इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। आगे अब यहां से हम X और Y का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? ध्यान से समझिए। इक्वेशन नंबर 1 में इस R के वैल्यू पुट कर दीजिए। तो चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 ये है, इसमें R के जगह पर ये R का वैल्यू पुट कीजिए। तो पहले 4 है तो 4 इंटू नीचे लिख लेते हैं 4
इंटू आर, आर का वैल्यू, पूरे आर का वैल्यू ये है, तो रख लीजिए आर का वैल्यू के एनओ का कंसंट्रेशन के पावर एक्स इंटू ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के पावर वाई इज इक्वल टू, ये तो फोर हो गया, आर का वैल्यू यहां से हमने ये पुट कर दिया, अब इक्वल है तो इक्वल के और 2 इंटू एनओ पावर एक्स इंटू ऑक्सीजन के पावर वाई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड में के है, राइट साइड में भी के है, तो के कैंसिल हो जाएगा, एनओ का पावर एक्स, यहाँ 2 एनओ का पावर एक्स है, ठीक है। अच्छा, यहाँ O2 के पावर वाई, यहाँ O2 के पावर वाई, तो ये तो इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू एनओ के पावर एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ये 2 के पावर x है, तो 2 को निकाल देते हैं बाहर, तो ये 2 के पावर x हो गया इंटू एनओ के पावर x हो गया। अब ये एनओ के पावर x लेफ्ट साइड वाला और एनओ के पावर x राइट साइड वाला कैंसिल, अब हमें मिलता है केवल 4, लेफ्ट साइड में 4, तो 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 के पावर x। अब यहां से हम x इज इक्वल टू, x का वैल्यू हो जाएगा 2, क्यों, बेस सेम है तो उसका इंडेक्स इक्वल हो जाते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 मिल गया, क्लियर। इसी प्रकार से हम इक्वेशन नंबर 2 से y का वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे वो भी देख लीजिए। फ्रॉम, आगे लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये 2 है तो 2 लिख लीजिए, r, तो r का वैल्यू ऊपर से इसमें रख लीजिए, तो हो जाएगा के r का के एनओ का पावर x इंटू O2 का पावर y। अच्छा, ये 2r का वैल्यू हो गया, 2r हो गया, इज इक्वल टू के एनओ के पावर x इंटू, अब देखिए 2 इंटू O2 के पावर y, तो इस 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 के पावर y और इंटू कंसंट्रेशन O2 के पावर y। अब जरा ध्यान से देखिए, ये के इस के से कैंसिल, एनओ के पावर x और एनओ के पावर x ये कैंसिल, O2 के पावर y और O2 के पावर y ये कैंसिल, ठीक। तो यहाँ पर बचा क्या, 2, और इसका पावर 1 हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, इधर क्या बचा 2 के पावर y, तो यहाँ से हमें सेम बेस पर पावर इक्वल हो जाते हैं, तो y इज इक्वल टू 1, तो इस तरह से x का वैल्यू 2 मिल गया और y का वैल्यू 1 मिल गया। तो हम जो गिवन केमिकल रिएक्शन है उसका रेट लॉ को हम लिख सकते हैं ऐसे, ध्यान दीजिए, रेट लॉ को लिख सकते हैं R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ NO के पावर x का वैल्यू आ गया 2, तो यहाँ 2 इंटू O2 के पावर y, तो y का वैल्यू आ गया 1 को आप लिख भी सकते, दिखा भी सकते हो और नहीं भी दिखा सकते हो। तो इस तरह से जो गिवन केमिकल रिएक्शन है ये वाला, इसका रेट लॉ के लिए R इज इक्वल टू के और NO यानी कि रिएक्टेंट नाइट्रिक ऑक्साइड का पावर 2 हो जाता है और रिएक्टेंट ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन का पावर 1 हो जाता है। तो इस तरह से निकला, तो हमने क्या देखा कि ये जो रेट एक्सप्रेशन है यह एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होता है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होता है। तो x और y का वैल्यू जो होता है ना, वो रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, ये x का वैल्यू यानी कि x का वैल्यू इस नाइट्रिक ऑक्साइड के कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर है 2, यह नाइट्रिक ऑक्साइड के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल है, देखो इक्वल आ गया 2 और 2। यहाँ ऑक्सीजन का 1 है तो इसके कंसंट्रेशन का पावर 1, ये तो एक्सीडेंटली हो गया, ये एक्सीडेंटली हो गया, ठीक है ना। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि जो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, इनको ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट्स बोलते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होते हैं, क्लियर। तो इस प्रकार से हम इस रिएक्शन का जो फाइनल रेट लॉ है उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो कर सकते हैं ऐसे, फाइनल माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन dt इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड के पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन के पावर 1। तो ये है हमारा रेट एक्सप्रेशन फॉर द गिवन केमिकल रिएक्शन इन विच द नाइट्रिक ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ओके, उतार लीजिए।
इसके बाद आगे देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग अदर एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल 2, जब हम मेथिल ट्राइक्लोराइड यानी कि CH3 ये मेथिल ट्राइक्लोराइड है, या ट्राइक्लोरोमीथेन को जब हम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस बनता है। इस केस में इस रिएक्शन का जो एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन आया, एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन वो मिला हमको R इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट दैट इज CHCl3 और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड रिएक्टेंट Cl2, और इसका पावर मिला 1/2। ये एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन है। क्लियर? तो इसमें हम देखते हैं कि जो रेट एक्सप्रेशन है इसमें रिएक्टेंट मेथिल ट्राइक्लोराइड का जो पावर है वह उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल है। देखो यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, इनटू अब जो क्लोरीन गैस का कंसंट्रेशन का जो पावर है 1/2 वह इसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन है, यानी कि जो पावर होता है ना वो एक्सपेरिमेंट से निकलता है। क्लियर? अब एग्जांपल थर्ड लेते हैं, तीसरा एग्जांपल, यानी कि जब हम CH3 COO C2H5 को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, H2 को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें एसिटिक एसिड CH3COOH और इथेनॉल C2H5OH मिलता है। और इसका जो एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन है, एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन R वो मिला के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट CH3COOC2H5 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सेकेंड रिएक्टेंट H2O, और इसका पावर मिला 0। तो हम देख रहे हैं कि जो CH3COOC2H5 का पावर है इसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल है, लेकिन वाटर का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ 1 है जबकि यहाँ पावर 0 है। तो इस तरह से हमने देखा कि x और y यानी कि जो पावर होते हैं वह एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होते हैं। तो हम केवल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख करके हम रेट लॉ को नहीं निकाल सकते। इसका मतलब कि रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन, रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन cannot be predicted by merely looking at balanced chemical equation। यानी कि कुल मिलाकर के हम थ्योरेटिकली जो है रेट लॉ को नहीं निकाल सकते, बट मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। यानी कि जो रेट लॉ है वो किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ को हम केवल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख करके नहीं अनुमान लगा सकते कि इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे होगा, नहीं बता सकते। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है। ओके, तो इस प्रकार से हमने देखा कि रेट लॉ क्या होता है। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में। ओके सर।
अगला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखते हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन यानी कि जनरल केमिकल रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन आर एक्सप्रेस करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर वाई। ये हमारा जनरल रेट लॉ एक्सप्रेशन है। क्लियर? इसमें ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो पावर है ना, इनका सम मतलब एक्स और वाई को हम ऐड कर दें तो उसी को बोलते हैं द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन ये इक्वल होता है दोनों का सम, यानी कि एक्स प्लस वाई, दोनों को ऐड कर देंगे तो जो आएगा वही रिएक्शन का, इस रिएक्शन का ऑर्डर होता है। क्लियर? तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स in rate law expression is called the order of that reaction। और ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है यह 0 भी हो सकती है, 1 2 3 और इवन फ्रैक्शन भी हो सकती है। तो इट मे बी 0 1 2 3 और इवन ए फ्रैक्शन। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, जो नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन था उसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन था वह था R इजिकल टू के। कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड के पावर कितना मिला था 2 और ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन का पावर था 1। तो इस रेट लॉ एक्सप्रेशन का ऑर्डर n इजिकल टू हो जाएगा दोनों का सम, यानी कि 2 + 1 यानी कि 3। इसका मतलब कि जो रिएक्शन है जिसका रेट लॉ एक्सप्रेशन ये है उसका ऑर्डर 3 है, यानी कि दैट वाज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो रिएक्शन में भी 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड इवन ए फ्रैक्शन ऑर्डर का भी हो सकता है। तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बस सिंपल है, उनके पावर को ऐड कर दीजिए, जो आएगा वही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। तो इसके साथ ही थैंक यू।